यहाँ पे लिख सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के बिहाव पर बेटा रिएक्शन जो होती है क्लासिफाई होती है तीन क्लास के अंदर। पहली होती है रिएक्शन बेटा वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट। और दूसरी होती है बेटा मॉडरेट रिएक्शंस, और तीसरी होती है बेटा स्लो रिएक्शंस। ये तीन तरह की रिएक्शंस होती हैं, वेरी फास्ट, मॉडरेट और स्लो रिएक्शंस। वेरी फास्ट रिएक्शन बेटा इतनी फास्ट होती हैं, इतनी फास्ट होती हैं कि आप बेटा पलक झपक भी नहीं पाओगे, ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहां पे लिख सकते हो दिस रिएक्शंस अकर्स टू फास्ट, अकर्स टू फास्ट, बहुत ज्यादा फास्ट होती है। इनका फास्ट होने का रीजन क्या होता है बेटा? इनका फास्ट होने का रीजन ये होता है बेटा, यहां पर ना तो कोई बॉन्ड बनता है ना तो कोई टूटता है, बिकॉज here no bond formations, no bond formations and no bond breaking, and no bond breaking। वहीं पर मॉडरेट रिएक्शन की अगर हम बात करें बेटा, तो मॉडरेट रिएक्शंस की स्पीड ना तो बहुत ज्यादा फास्ट होती है ना तो बहुत ज्यादा स्लो होती है। यहां भी लिख सकते हो दिस रिएक्शन इज neither too fast nor too slow। वहीं सोलो रिएक्शंस की अगर हम बात करें बेटा, तो सोलो रिएक्शंस इतनी स्लो होती हैं बेटा, ये मंथ या ईयर ले लेती हैं कंप्लीट होने में। तो यहां पे लिख सकते हो दिस रिएक्शन अकर्स टू स्लो, बहुत स्लो होती हैं बेटा ये रिएक्शंस। अब आइए इनके एग्जांपल हम लोग देखते हैं बेटा। एग्जांपल की बात करें तो ये वेरी फास्ट रिएक्शन बेटा शो होती है आयनिक रिएक्शन के अंदर। आयनिक रिएक्शन में पहला है बेटा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। हमने क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन कराई है पोटेशियम क्लोराइड से। जैसे हमने रिएक्शन कराई, यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है प्रेसिपिटेट सिल्वर क्लोराइड का और साथ बना है पोटेशियम नाइट्रेट। वहीं पर बेटा हम बात करें मॉडरेट रिएक्शन की, तो एग्जांपल होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। हम लोग जानते हैं बेटा ईस्टर की हाइड्रोलिसिस जब भी कराई जाएगी तो ये बनता है एल्कोहल और बनता है एसिड। सोलो रिएक्शन की बात की जाए बेटा तो क्रोजन रिएक्शन, क्रोजन बोलो या रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन की अगर हम बात करें बेटा तो ये टाइम ले लेता है ईयर का। रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकली फार्मूला होता है Fe2O3.XH2O। तो इन तीनों रिएक्शंस के बीच में आपने कुछ डिफरेंसेस देखे। अब मैं अगली हेडिंग की तरफ जा रहा हूं, रेट। आइए हम लोग देखते हैं रेट होता क्या है। एक्चुअली रेट जो होता है चेंज इन कंसंट्रेशंस पर यूनिट चेंज इन टाइम होता है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मैं उन क्वेश्चंस को बहुत इजी वे में सारे क्वेश्चन क्लियर करूंगा नीट और जेडबलई का। देखिएगा, सिर्फ आप लोग लास्ट तक फोकस करिएगा, सारे क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगे जो नीट और जेडबलई के अंदर आए हुए हैं। हेडिंग है बेटा रेट। इसकी डिफिनेशन होती है बेटा चेंज चेंज इन कंसंट्रेशंस, चेंज इन कंसंट्रेशंस पर यूनिट चेंज इन टाइम, पर यूनिट चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशंस पर यूनिट चेंज इन टाइम, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा रेट। आइए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने माना कोई रिएक्टेंट ए
और इससे बन रहा है एक प्रोडक्ट बी। पहले मैंने क्या किया, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस T1 टाइम पर देखी। T1 टाइम पर मैंने देखा इसकी कंसंट्रेशंस रिएक्टेंट की R1 है। वहीं पर T1 टाइम पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस है P1। फिर उसके बाद मैंने एक कंसंट्रेशंस और देखी T इज इक्वल टू 2 पर। यहां पर कंसंट्रेशन है R2 और यहां पर कंसंट्रेशन है बेटा P2। शुरुआत में बेटा जब T इज इक्वल टू 1 पर आपने R1 की कंसंट्रेशन देखी होगी, तो यहाँ पर रिएक्टेंट का अमाउंट ज़्यादा होगा, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, और जब ये टूटता जाएगा तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी R1 की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। वहीं पर अगर हम बात करें P1 की कंसंट्रेशन, तो जब ये कम टूटा होगा बेटा तो यहाँ पर फॉर्मेशन कम हुआ होगा, लेकिन जब ये ज़्यादा टूट चुका होगा तो यहाँ पर फॉर्मेशन ज़्यादा हुआ होगा। इसका मतलब P2 की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा, और P1 की क्या हो जाएगी, कम। हम बात करें रेट की। अगर मैं रेट लिखना चाहूँ विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में लिखना है हमें फाइनल कंसंट्रेशन यानी P2 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन P1 अपॉन चेंज इन टाइम T2 माइनस T1। ये देखिए बेटा रेट मैंने लिख दी है विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। मैंने कहा रेट लिखिए विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। रेट इज इक्वल टू है चेंज इन कंसंट्रेशन, ये है R2 ये है R1, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो हो जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। सुनो, जब मैं इसका चेंज लिखूंगा बेटा चेंज, तो यहाँ पर P2 माइनस P1 मैंने किया है, तो यहाँ पर P2 क्या है, बड़ा है, और P1 क्या है, छोटा। बड़े में से मैं छोटी वैल्यू माइनस करूंगा तो ये वैल्यू क्या आएगी, प्लस। ये प्लस में आएगा डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। वहीं पर मैं बात करूं इसकी पर, ये देखिए बेटा R2 की वैल्यू क्या है, छोटी है, और R1 की वैल्यू बड़ी है। मैं छोटी में से बड़ी वैल्यू माइनस कर रहा हूँ, ये आता है माइनस। लेकिन हम लोग जानते हैं बेटा रेट कभी भी माइनस नहीं हो सकता, इससे हमें प्लस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। और ये रेट होता है बेटा रेट विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। ये देखिए बेटा अगर यही चेंज बेटा बहुत छोटा हो जाए तो जहां पर आपने डेल्टा लगाया हुआ है वो चेंज हो जाता है डी के अंदर। ये देखिए डेल्टा था, अगर ये चेंज बहुत छोटा हो गया बेटा तो ये चेंज हो जाएगा डी, यहाँ पे डी लगा दोगे। जो बेटा प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में आप लिख रहे हो ये एक्चुअली होता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। इसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बोलने का रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर ये बनता जा रहा है। वहीं पर बेटा रेट अगर हम बात करें विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा रेट ऑफ डिसअपियरेंस। इसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस। और इसको हम लोग बोलते हैं बेटा रेट ऑफ फॉर्मेशंस। आप अपने माइंड के अंदर हमेशा फीड कर लीजिए बेटा कि रेट ऑफ फॉर्मेशंस ये हमेशा लिखा जाता है प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, और रेट ऑफ रिएक्टेंट हमेशा लिखा जाता है रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में। रेट ऑफ फॉर्मेशंस ये होगा हमेशा प्लस, रेट दोनों के प्लस होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने क्या किया था, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस कर रहे थे, तो इसे हमने क्या किया, प्लस बनाने के लिए यहाँ पर माइनस लगा दिया। यही रीजन है यहाँ पर माइनस लगा हुआ। आइए मैं इसको लिख कर दिखाता हूँ किसी इक्वेशन के अंदर कैसे लिखा जाता है रेट ऑफ फॉर्मेशंस, कैसे लिखा जाता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस, और कैसे लिखा जाता है रेट ऑफ रिएक्शंस। उसके बाद नीट का JEE का क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे इस पे, सिर्फ लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। और बहुत ही आसान वे मैंने बनाया हुआ है, इसके लिए एक स्पेशल बनाया हुआ है केमिकल काइनेटिक्स के लिए। इसके कोई भी क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। अगली हेडिंग है बेटा रेट ऑफ रिएक्शंस
with respect to with respect to रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में हमेशा हमें लिखना है क्या, रेट। आइए मैं क्वेश्चन से इक्वेशन दे रहा हूं। इक्वेशन है बेटा ट्वाइस N2O5। इसका आपने किया है डिकम्पोजिशंस और ये टूट रहा है बेटा ट्वाइस N2O4 में और साथ में टूट रहा है O2 के अंदर। ये आपको दे रहा है। मैं क्या करने जा रहा हूं, पहले लिखने जा रहा हूं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ फॉर्मेशंस, उसके बाद लिखूंगा बेटा रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आप लोग जानते हो बेटा, ये लिखा जाता है विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। आइए मैं लिखना शुरू करते हो। ये हो जाएगा माइनस का डी N2O5 अपॉन डी टी। ये देखिए बेटा आपने लिख दिया है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस विथ रिस्पेक्ट टू N2O5। ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। वहीं पर हम बात करें बेटा रेट ऑफ फॉर्मेशंस की, तो रेट ऑफ फॉर्मेशंस आपने देखा था प्लस साइन आ रहा था, तो यहां पर प्लस साइन के साथ लिखोगे तो ये हो जाएगा प्लस का डी N2O4 अपॉन डी टी। ये क्या है बेटा, ये है बेटा रेट ऑफ फॉर्मेशंस विद रिस्पेक्ट टू N2O4। रेट ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ N2O4। वहीं बात करें हम ऑक्सीजन की, ये भी देखिए प्रोडक्ट साइड बन रहा है, इसका भी फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहां पर भी लिख सकते हो बेटा प्लस का DO2 बाई डी टी। ये है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। ये एक्चुअली रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आपने लिखा, रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखा। बेटा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हो रेट ऑफ फॉर्मेशन हो, ये आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकते। बराबर करने के लिए हमें लिखना होगा बेटा रेट ऑफ रिएक्शन, और ये रेट ऑफ रिएक्शन बेटा डिपेंड करता है इनके बैलेंसिंग कोएफिशिएंट पर। अगर मैं इनके बैलेंसिंग कोएफिशिएंट से इसमें बेटा डिवाइड कर दूं तो यहां पर बन जाएगा रेट ऑफ रिएक्शंस। जैसे मुझे लिखना है रेट ऑफ रिएक्शंस फॉर N2O5, मुझे क्या करना है, सिंपली इसके बैलेंसिंग कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। यहां पर 1/2 से मैंने डिवाइड कर दिया। ये देखिए बेटा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अब ये बदल गया है रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर। रेट ऑफ रिएक्शन जैसे ही बेटा आपने बैलेंसिंग कोएफिशिएंट से डिवाइड किया, ये चेंज हो गया किसके अंदर बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन। ये देखिए बेटा आपने लिखा है रेट ऑफ फॉर्मेशन, जो लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। अगर मैं इसमें बैलेंसिंग कोएफिशिएंट दिया गया है 2, इससे मैं डिवाइड कर दूं बेटा, ये देखिए ये चेंज हो जा रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। ये है DO2 बाई डी टी। ये है रेट ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि प्रोडक्ट साइड है इसलिए बोलते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। अगर मैं इसमें बैलेंसिंग कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दूं, 1 है इसका, ये देखिए बेटा ये बन गया है रेट ऑफ रिएक्शन। तो याद रखिएगा बेटा रेट ऑफ रिएक्शंस ये आपस में बराबर कर सकता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ फॉर्मेशंस को। वैसे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ फॉर्मेशंस ये कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकते। आइए मैं क्वेश्चन करता हूं नीट का, देखिएगा। जो मेन चीज थी उससे मैंने थोड़ा टाइम ज्यादा लिया, लेकिन अब क्वेश्चन होंगे थोड़ा सा मैं फास्ट चलूंगा, देखिएगा लास्ट तक बने रहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस आने बाकी हैं। क्वेश्चंस की स्टार्टिंग यहां से होती है। क्वेश्चन है फॉर द हेबर प्रोसेस, फॉर द हेबर प्रोसेस N2 plus 3H2 N2 plus 3H2 is equal to twice ammonia।
ये बेटा आपको एक रिएक्शन से दी गई है N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू ट्वाइस अमोनिया। कह रहा है गिवन गिवन माइनस का dN2 अपॉन dt। ये देखिए बेटा रेट ऑफ डिसअपियरेंस दे रहा है विथ रिस्पेक्ट टू N2। क्या दिया है इसकी वैल्यू K1 इंटू अमोनिया। उसके बाद दे रहा है माइनस का DH2। ये भी है बेटा रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्योंकि रिएक्शन के रिस्पेक्ट में लिखा जा रहा है। ये है बेटा वैल्यू K2 इंटू अमोनिया। उसके बाद कह रहा है प्लस कर DNH3 बाई dt। ये है बेटा K3 इंटू अमोनिया। क्वेश्चंस क्या कह रहा है? क्वेश्चंस कह रहा है बेटा कैलकुलेट रिलेशंस बिटवीन K1 K2 एंड K3। कैलकुलेट रिलेशन बिटवीन K1 K2 एंड K3। ये देखिए क्वेश्चंस है। आइए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बेटा आपको लिखना होगा रेट ऑफ रिएक्शंस। आइए मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिख के दिखाता हूं। N2 है, इसके बैलेंसिंग कोएफिशिएंट डिवाइड करिए। मैंने लिख दिया रेट ऑफ डिसअपियरेंस। रेट ऑफ डिसअपियरेंस में इसके बैलेंसिंग कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए। ये देखिए बेटा रेट ऑफ रिएक्शंस आ गई। इसका भी लिखना है माइनस का dH2/dt हो जाएगा। इसके बैलेंसिंग कोएफिशिएंट डिवाइड कर दीजिए। ये देखिए बेटा रेट ऑफ रिएक्शन आ गई। वहीं पर बात करें अमोनिया की, सेम चीज यहां पर भी करना है बेटा, लेकिन यहां पर प्रोडक्ट है तो प्लस साइन के साथ करोगे। ये देखिए ये आपने लिख लिया है रेट ऑफ रिएक्शंस। 1/1 है, ये वैल्यू दी गई है माइनस dN2/dt K1 इंटू अमोनिया। K1 इंटू अमोनिया ये है 1/3 इंटू माइनस dH2/dt ये दिया गया है K2 इंटू अमोनिया। K2 इंटू अमोनिया उसके बाद है 1/2 इंटू प्लस DNH3/dt ये है K3 इंटू अमोनिया। ये वैल्यू आपको दी गई है। अमोनिया 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 ये देखिए कैंसिल आउट हो गया। यहां पर है K1, ये हो जाएगा 1/3 K2 और ये हो जाएगा बेटा K3/2। अब हम इसे अगर होल नंबर में बदलना चाहें तो यहां पर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। जैसे ही मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा बेटा ये हो जाएगा 6K1, ये हो जाएगा 2K2, हो जाएगा 3K3। ये देखिए बेटा आंसर आ गया। तो यहां पर सिंपली कमाल था रेट ऑफ रिएक्शन का। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आईआईटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आईआईटी। कह रहा फॉर द रिएक्शन for the reaction for the reaction for the reaction 4 ammonia 4 ammonia plus 5O2 plus 5O2 is equal to 4NO 4NO plus 6H2O plus 6H2O। ये इक्वेशंस आपको दी गई है। कह रहा रेट ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ NO rate of formations of NO is 10 to the power minus 2 molar second inverse then calculate पहला कह रहा है rate of reactions
और दूसरा कह रहा है बेटा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2। ये दो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, आइए मैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। देखिएगा, ये क्वेश्चंस आपको दिया गया है, मुझे एक इंफॉर्मेशन दी गई है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, सॉरी NO है, ये दिया गया 10 टू दी पावर -2 मोलर पर सेकंड। आइए मैं सोल्यूशन करता हूं। मुझसे कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शंस, यानी रेट ऑफ रिएक्शन कब आएगी बेटा, जब मैं इनके बैलेंसिंग कोफिशिएंट से डिवाइड कर दूंगा। NO दिया गया है और इसी के लिए रेट ऑफ रिएक्शन पूछी गई है, इसका बैलेंसिंग कोफिशिएंट है 4, और ये देखिए बेटा प्रोडक्ट साइड है, यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन हो रहा होगा। पहले मैंने लिख दिया है रेट ऑफ फॉर्मेशन प्लस का dNO/dt। अगर बेटा मैं इसमें बैलेंसिंग कोफिशिएंट से डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शंस। मैंने क्या किया, इसके बैलेंसिंग कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, ये देखिए बेटा आ गया है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन 1/4 था। ये देखिए NO की वैल्यू दी गई है 10 टू दी पावर -2, ये देखिए आ गया रेट ऑफ रिएक्शन। ये आ गया है रेट ऑफ रिएक्शंस। अब कह रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ऑक्सीजन, डिसअपियरेंस ऑफ ऑक्सीजन आपको लिखना है। दिस रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ऑक्सीजन मैं कैसे लिखूंगा, तो ये देखिए माइनस का DO2/dt, इसका मतलब यही निकालना है मुझे, माइनस का DO2/dt, यही होता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस। अगर मैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं तो इसका बैलेंसिंग कोफिशिएंट कितना है 1/5, लेकिन मुझे निकालना क्या है माइनस का DO2/dt। इसको मैं किसी ऐसे वैल्यू से कोरिलेट करूंगा जिसकी वैल्यू क्या है दी है। यहाँ पे देखिए बेटा NO की वैल्यू दी गई है, मैं इसी से कोरिलेट करके इसकी वैल्यू निकाल लूंगा। यहाँ पे देखिए है NO है, इसके बैलेंसिंग कोफिशिएंट से जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन प्लस का dNO/dt। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नीचे, 5 को यहाँ पर भेज दीजिए, जब 5 यहाँ पर जाएगा तो ये सिंपली बचेगा DO2/dt। हमें यही चीज़ निकालना भी है, DO2/dt। 5 यहाँ पर चला गया बेटा, 5/4 हो गया इंटू माइनस का सॉरी प्लस का dN2/dt, dN2/dt सॉरी dNO/dt, dNO/dt की वैल्यू ये देखिए आपने निकाली हुई है, ये वैल्यू यहाँ पर उठा के पुट कर दीजिए, माइनस का DO2/dt, ये आ जाएगा 5/4 इंटू ये निकाली है 10 टू दी पावर -2/4, तो ये हो जाएगा बेटा 5 इंटू 10 टू दी पावर -2/16। ये देखिए आपने इसकी वैल्यू क्या की निकाल ली। आइए एक स्टेप आगे चलते हैं। अगली हेडिंग है फैक्टर अफेक्टिंग द रेट, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिएगा नेक्स्ट हेडिंग है बेटा फैक्टर अफेक्टिंग द रेट, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट। ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर है बेटा जो रेट को अफेक्ट करते हैं, लेकिन मैं कुछ ऐसे फैक्टर को बताऊंगा जिन पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। पहला फैक्टर होता है बेटा टेम्परेचर, पहला फैक्टर होता है बेटा टेम्परेचर। टेम्परेचर पहला फैक्टर है। जब हम लोग बेटा 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो एवरी 10 डिग्री सेल्सियस जब बढ़ाओगे तो रेट डबल या ट्रिपल हो जाती है। यहां पे लिख सकते हो एट एवरी 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज रेट बिकम डबल और ट्रिपल, डबल और ट्रिपल।
या तो बेटा डबल हो जाएगी या तो बेटा ट्रिपल हो जाएगी। सुनना, कभी भी क्वेश्चंस आए रेट पर और साथ में टेम्परेचर दिया हो, रेट और टेम्परेचर का रिलेशन हो, तो यहां पर सिंपली लगाइएगा R2 इज इक्वल टू 2 की पावर डेल्टा टी अपॉन 10 इंटू R1, ये लगा दीजिएगा फार्मूला। R2 क्या होता है बेटा, ये सेकंड वाला रेट है, R1 क्या है, ये फर्स्ट वाला रेट है, डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है। आइए मैं क्वेश्चन करता हूं इसके ऊपर। क्वेश्चन कह रहा है 50 डिग्री सेल्सियस पहला टेम्परेचर दिया गया है और यहां पर रेट दी गई है R1, पहली रेट दी गई है R1। 50 डिग्री सेल्सियस से आप पहुंच जा रहे हो 120 डिग्री सेल्सियस, आपसे कह रहा है रेट ज्ञात करिए, यानी R2 क्या है, ये अननोन है। R2 हमें निकालना है, इस फार्मूले प्लेस कर दीजिए। तो R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर डेल्टा टी अपॉन 10 इंटू R1। तो R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर 120 माइनस 50, जब 120 माइनस 50 करोगे तो ये आ जाएगा 70 अपॉन 10 इंटू R1। तो ये हो जाएगा R2 इज इक्वल टू 2 की पावर 7 इंटू R1, 128 इंटू R1। ये देखिए बेटा, आपका आंसर आ गया है 128 इंटू R1। सुनना, सेकंड फैक्टर होता है बेटा कंसंट्रेशन। सेकंड फैक्टर होता है बेटा कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशंस, कंसंट्रेशंस पर रेट कैसे डिपेंड करती है, आइए देखते हैं। कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें बेटा, सिर्फ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को छोड़ दीजिए, बाकी जितनी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होती हैं बेटा वो डिपेंड करती हैं कंसंट्रेशन पर। यहां पे लिखिएगा एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन all order of reactions depend on concentrations। इसका एक फार्मूला होता है बेटा R इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन की पावर n। यहां पर n क्या है बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है, R क्या है बेटा, रेट होती है। सुनना, और k क्या है, ये रेट कांस्टेंट होता है। ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। जब यहां पर रखोगे तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं बेटा, सरफेस एरिया भी होता है, कैटलिस्ट भी होता है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। आइए मैं आगे बढ़ता हूं इन चीजों का ज्यादा डिस्कशन ना करते हुए। अगली हेडिंग है रेट लॉ एक्सप्रेशंस। रेट लॉ एक्सप्रेशंस पर क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट हेडिंग इज रेट लॉ एक्सप्रेशंस। रेट लॉ एक्सप्रेशंस, अगली हेडिंग है बेटा रेट लॉ एक्सप्रेशंस। आइए हम रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं और किसके बारे में होता है। एक्चुअली ये बताता है डिपेंडेंसी ऑफ कंसंट्रेशंस ओवर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के ऊपर जो कंसंट्रेशंस की डिपेंडेंसी होती है उसी के बारे में बताता है। यहां पे लिख सकते हैं बेटा, इट टेल्स अबाउट dependency of concentrations over reactant। जैसे यहां पर देखिए बेटा, मैंने एक रिएक्शन दी है A+2B इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ये आपको दिया है। यहां पर बेटा कंसंट्रेशंस क्या है, यहां पर कंसंट्रेशन 1 है और यहां पर 2 है, ये दोनों है बेटा कंसंट्रेशंस। इनकी डिपेंडेंसी
इस रिएक्टेंट पर कैसे होगी उसी के बारे में हमें बताता है रेट लॉ एक्सप्रेशंस। रेट लॉ एक्सप्रेशंस कैसे बनाएंगे? हम लोगों ने बेटा रेट लॉ एक्सप्रेशन बनाया था केमिकल इक्विलिब्रियम में लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग। आइए मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जब हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पर होता है R इज इक्वल टू के, ए की पावर उसका कोफिशिएंट तो यहाँ पर चढ़ा देते हो 1 और बी की पावर उसका कोफिशिएंट हो जाएगा बेटा 2। नो डाउट्स वहां पर सही था, लेकिन अगर इस तरीके से आपने बनाया यहाँ पर तो ये बेटा रेट लॉ एक्सप्रेशन गलत हो जाएगा। अच्छा, ये गलत होने का रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन जो होती हैं बेटा वो दो तरह की होती हैं। एक रिएक्शन होती है बेटा एलिमेंट्री रिएक्शंस और एक रिएक्शन होती है बेटा नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन। यही रीजन होता है बेटा जो इनकी पावर्स होती है बेटा इसको हम कभी भी नोन नहीं बनाते, हमेशा बनाते अननोन। देखिए कैसे बनाएंगे। जैसे मुझे रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है R इज इक्वल टू के, तो ए की पावर कोई अननोन मानेंगे। अगर मैंने अल्फा के रिस्पेक्ट में लिखा तो यहाँ पर पावर अल्फा लिख दोगे और इसको बीटा के रिस्पेक्ट में अगर लिखो बी को तो यहाँ पर कोफिशिएंट लिख दोगे बीटा। इसकी पावर हमेशा क्या बनाते हैं? अननोन बनाते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि रिएक्शन जो होती है बेटा दो तरह की होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन भी होती है और नॉन एलिमेंट्री जो इससे ज़्यादा स्टेप में होती है। वहीं पर बेटा अगर ये रिएक्शन से ना दी हो तो हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से बनाते हैं R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन की पावर n। सुनना, ये अल्फा और ये बीटा है क्या? अल्फा और बीटा ये बताते हैं बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू ए। अल्फा इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए। वहीं पर हम बात करें बेटा बीटा की तो ये भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। वहीं पर हम बात करें n की, ये क्या है बेटा? ये भी है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। के क्या है बेटा? ये है रेट कांस्टेंट। के जो है बेटा ये है रेट कांस्टेंट। सुनना, हम बात करें अगर बेटा यूनिट की, आइए मैं यूनिट को दिखाता हूं, लेकिन ये फार्मूला आप हमेशा याद रखिएगा R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन की पावर n। अगली हेडिंग है यूनिट। उसके बाद कंटिन्यूअस मैं चलूंगा 6 to 7 क्वेश्चंस, जिसमें नीट के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें JEE के क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद कहीं से भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी और सबसे इजीएस्ट वे होगा, ये मैं आपको बता रहा हूं गारंटी के साथ। सुनना, हेडिंग है यूनिट ऑफ के, यानी रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है। हम लोग जानते हैं बेटा R इज इक्वल टू होता है के कंसंट्रेशन की पावर n, ये होता है। हमें बेटा निकालना है के, और रेट इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट चेंज इन टाइम, ये होता है इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन की पावर n। जब के यहां पर लाओगे बेटा ये हो जाएगा कंसंट्रेशन, यहां पर जाएगा तो ये हो जाएगा के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n अपॉन टाइम। कंसंट्रेशन को बेटा हम लोग मोलरिटी जानते हैं और मोलरिटी को हम लिख सकते हैं बेटा मोल पर लीटर। मोल लीटर, मोल लीटर की पावर हो जाता है बेटा 1 माइनस n, और ये टाइम जो होता है इसको हम लिखते हैं बेटा सेकंड के अंदर, और ये सेकंड हमेशा ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा सेकंड इनवर्स। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल कैलकुलेट रेट कांस्टेंट के फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस फर्स्ट। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए बेटा यूनिट क्या होगी? अब देखिएगा, तो हम लोग जानते हैं के इज इक्वल टू होता है बेटा मोल पर लीटर्स की पावर 1 माइनस n अपॉन सेकेंड। ये सेकंड ऊपर चला गया, जब सेकंड ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा सेकंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर के लिए थी बेटा n की जगह क्या रख दोगे फर्स्ट, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, ये मोल पर लीटर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर के लिए k की वैल्यू होती है, k की यूनिट होती है सेकंड इनवर्स, सिर्फ आती है बेटा सेकंड इनवर्स। वहीं पर हम बात करें फॉर द सेकंड ऑर्डर,
सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे रख दीजिए 2, 1 माइनस 2 करोगे तो -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा K इज इक्वल टू, जब यहाँ पर 2 रखोगे तो ये हो जाएगा मोल की पावर -1, लीटर ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा सेकेंड हमेशा क्या होगा बेटा, -1 के अंदर। इस तरीके से बेटा आप किसी की भी यूनिट निकाल सकते हो। आइए मैं एक स्टेप आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं। देखिएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया गया है फॉर ए रिएक्शन, फॉर ए रिएक्शन स्मॉल ए कैपिटल ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट, इज इक्वल टू प्रोडक्ट। कह रहा फॉलोइंग डाटा आर गिवन, फॉलोइंग डाटा आर गिवन, डाटा आर गिवन। ये बेटा क्वेश्चन है और कुछ डाटा दिए गए हैं, यहां पे देखिएगा। एक तरफ दिया गया है बेटा रेट और दूसरी तरफ दिया गया है कंसंट्रेशन। इस तरफ दिया है रेट और इस तरफ दिया है कंसंट्रेशन। आप किसी तरफ लिख लीजिए, कोई इशू नहीं उसमें, रेट और यह है कंसंट्रेशन। रेट दिया गया है बेटा, कंसंट्रेशन दिया गया है 0.01 मोलर और यहां से चेंज हो रहा है 0.1 मोलर। वहीं पर रेट की हम बात करें तो रेट है 2 × 10⁻³ और यहां पर है 2 × 10⁻⁻1। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। आइए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, उसके बाद मैं चलूंगा एक स्टेप आगे, थोड़ा सा बेटा टफ क्वेश्चन होगा। सुनना, जब इस तरीके के क्वेश्चंस आए, हम लोग जानते हैं बेटा R इज इक्वल टू होता है K कंसंट्रेशन की पावर n, और यहां पर n क्या बता रही थी बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। यहां से मैंने एक ट्रिक बनाई है, रेट का ले लीजिए R, ले लिया, कंसंट्रेशन का ले लीजिए C और इसकी पावर बताएगी बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, यहां से हो जाएगा RCN रूल। सुनना, जब मैं यहां से जा रहा हूं 2 से यहां की तरफ, तो यहां पे देखिए बेटा रेट कितने गुना चेंज हो रही है, 100 टाइम। 10⁻³ से जा रहे हो 10⁻⁻1, इसका मतलब रेट कितना चेंज हो रही है, 100 टाइम। रेट की जगह लिख दिया 100। वहीं पर यहां पे देखिए 0.01 मोलर से कंसंट्रेशन ये जा रही है 0.1, इसका मतलब कंसंट्रेशन के अंदर चेंज कितना आ रहा है, 10 का, 10 का आ रहा है। किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, ए के रिस्पेक्ट में, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ए के रिस्पेक्ट में निकालना है। सिंपली हमने लगा दिया ए। करना क्या है बेटा, 100 को मैं लिख सकता हूँ 10⁻², लिख सकता हूँ, लिख दिया, पावर को बराबर कर दीजिए। ये देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस आ गया है बेटा 2। तो सिंपली याद रखिएगा बेटा, हमेशा अप्लाई करिएगा RCN रूल, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कहीं से भी हो, इजीली आ जाएगा। आइए मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन कह रहा फॉर ए रिएक्शन, फॉर ए रिएक्शन स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी इज इक्वल टू है बेटा प्रोडक्ट, इज इक्वल टू है बेटा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। कह रहा फ्यू डाटा आर गिवन, कुछ डाटा आपको दिया गया है, कुछ डाटा क्या है बेटा आपको दिया गया है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। मैंने क्या किया है, एक्सपेरिमेंट लिख लिया है एक तरफ, दूसरी तरफ बेटा दोनों कंसंट्रेशंस लिख ली ए और बी की, और तीसरी तरफ मैंने रेट लिख लिया है। ये देखिए क्वेश्चन आपका है,
सुनना, एक्सपेरिमेंट, 3 एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपके नीट एग्जाम के अंदर। और याद रखिएगा बेटा, ये जो क्वेश्चंस आप लगाने जा रहे हो, जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो बिलीव करिए ये आंसर 5 to 10 सेकंड के अंदर ये आंसर आ जाएगा। सुनना, कंसंट्रेशन ए दिया गया है बेटा 226, ये मोलर के अंदर है। पी की कंसंट्रेशन दी गई है बेटा 242, वहीं पर रेट दिया गया है 72 है, इंटू 10⁻³ क्वेश्चंस कह रहा है बेटा कैलकुलेट रेट लॉ एक्सप्रेशंस, कैलकुलेट रेट लॉ एक्सप्रेशंस। ये क्वेश्चंस आपको दिया गया है। आइए मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालूं, क्योंकि बेटा रेट लॉ एक्सप्रेशंस आप कब लिख सकते हो, जब आपको ए का भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता हो और बी का भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता हो। आइए मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से निकालने की कोशिश करता हूं। पहले मैं निकालने जा रहा हूं ए की निकालूंगा तो बी को मैं कांस्टेंट रखूंगा, बी की निकालूंगा तो ए को कांस्टेंट रखूंगा। मैं निकालने जा रहा हूं ए की, देखिएगा बेटा फॉर ए, तो कीपिंग बी कांस्टेंट, बी को क्या करना है कांस्टेंट कर देना है। बी देखिए कांस्टेंट कहां पर मिलेगा, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट और थर्ड एक्सपेरिमेंट में, यानी हम यूज करेंगे फर्स्ट एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट, यूजिंग फर्स्ट एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट और थर्ड एक्सपेरिमेंट ये यूज कर रहे हैं बेटा। हम लोग जानते हैं रेट, आर की जगह रेट लग दीजिए, और किसके लिए निकाल रहे हो बेटा ए के लिए, तो सी की पावर एन ए, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ए। रेट कितना हो जा रहा है फॉर ए के लिए यूज की हो फर्स्ट और थर्ड। ये देखिए बेटा कंसंट्रेशन कितनी हो गई है 3 गुना, तो यहां पर लिख दिया 3। जब यहां से यहां जा रहे हो तो देखिए रेट कितना हो जा रहा है 8 9 72, 9 टाइम कर दिया। 9 को आप लिख सकते हो बेटा 3 की पावर 2, लिख सकते हो 3 की पावर 2, और ये हो जाएगा 3 की पावर एन ए। पावर को आपस में बराबर कर दीजिए। ये देखिए बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये आ गया 2। यहां से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गया 2। आइए अब हम लोग निकाल लेते हैं फॉर बी। बी के लिए निकालना है ए को क्या करिए कांस्टेंट, कीपिंग ए कांस्टेंट। अच्छा, ए को हमें कांस्टेंट रखना है, तो ए कांस्टेंट पहला और दूसरा एक्सपेरिमेंट मिल रहा है, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन यूज करोगे, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन यूज। अच्छा, जब फर्स्ट और सेकंड यूज करोगे तो हम लोग जानते हैं आर इज इक्वल टू सी एन की पावर बी हो जाएगा, आर सी एन रूल लगाओगे, तो यहाँ बी के लिए निकालना है तो बी लगा दिया यहाँ पे। जब इसका यूज करोगे तो देखिए रेट कितना हो जा रही है A⁻16, कितना हो जा रही है बेटा A⁻16, यहाँ पे करिए 2। कंसंट्रेशन कितना हो जा रही है बी के लिए 2⁴, 2 टाइम। 2 को हम लिख सकते हैं बेटा 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 की पावर एन बी, पावर बराबर कर दीजिए, ये आ गया एन बी इज इक्वल टू 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस विद रिस्पेक्ट टू बी 1। अब हमें लिखना है रेट लॉ एक्सप्रेशंस। हमें ये वैल्यू पता हो गई है, आर इज इक्वल टू हो जाएगा के ए की पावर उसकी कंसंट्रेशन उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो 2 हो जाएगा, और बी की पावर उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो ये हो जाएगा 1। ये देखिए बेटा आपने लिख दिया है रेट लॉ एक्सप्रेशन। कहीं पर भी बेटा कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई, और ये देखिए आपका आंसर भी आ गया। अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा होता कैलकुलेट ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, तो इसको जोड़ देते 2 + 1 3 हो जाता। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, सिर्फ बेटा पेशेंस बना के रखिए, हर क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। देखिएगा
अगला क्वेश्चन है, फॉर ए रिएक्शन, फॉर ए रिएक्शन, फॉर ए रिएक्शन स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट, is equal to product, is equal to product, few data are given, few data are given, कुछ डाटा आपको दिया गया है बेटा। आइए मैं उन डाटा को ले लेता हूं। यहां पर दिया गया है पहला एक्सपेरिमेंट, फिर दिया गया है कंसंट्रेशंस और साथ में दिया गया बेटा रेट। आइए हम लोग करते हैं क्वेश्चन। एक्सपेरिमेंट है 1, 2 और 3। यहां पर कंसंट्रेशन दी गई है बेटा ए के लिए 0.2, 0.4, 0.2, 0.2, उसके बाद है 0.3, 0.6, 0.9। ये है बेटा कंसंट्रेशंस ऑफ बी। वहीं पर है रेट, रेट आपको दी गई है, रेट है 5 इंटू 10⁻³ 40 इंटू 10⁻³, 15 इंटू 10⁻³। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, कैलकुलेट सॉरी रेट ला एक्सप्रेशंस, कैलकुलेट रेट ला एक्सप्रेशंस। सुनना, इस क्वेश्चन को मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। आइए मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। पहले मैं क्या करता हूं, बी की कंसंट्रेशन निकाल लेता हूं, सॉरी बी की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लेता हूं। ए का क्यों नहीं निकाल रहा हूं, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में बी कहीं पर भी बेटा कांस्टेंट नहीं है। उसके बाद हम लोग बी की निकालेंगे, तो इसलिए हमने क्या किया, पहले हमें निकालना है बी की, बी के रिस्पेक्ट में ए जो है कांस्टेंट है। तो सॉल्यूशन देखिएगा बेटा, फॉर बी, बी के लिए मैं निकालने जा रहा हूं, फॉर बी कीपिंग ए कांस्टेंट, कीपिंग ए कांस्टेंट, ए को मैंने क्या कर दिया है कांस्टेंट। ए कांस्टेंट कहां पर मिल रहा है, फर्स्ट और थर्ड एक्सपेरिमेंट में कांस्टेंट है, यूजिंग फर्स्ट एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट। ये देखिए बेटा फर्स्ट और थर्ड मैंने क्या किया है कांस्टेंट। हम लोग जानते हैं आर सी एन रूल होता है, आर इज इक्वल टू सी की पावर, जिसके लिए निकाल रहे हो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बी के लिए निकाल रहे हो बी। फर्स्ट और थर्ड आपने यूज किया है, तो रेट देखिए बेटा 5 3 द 15, यानी 3 गुना हो जा रहा है, तो यहां पर लिख सकते हो बेटा 3, लिख दिया। जब ये रेट बेटा 3 गुना हो रहा है, तो ये देखिए कंसंट्रेशन भी कितना हो जा रही है, 0.3 से 0.9, इसका मतलब ये भी 3 गुना हो जा रही है, तो यहां पर भी लिख सकते हो बेटा 3 की पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बी। 3 को लिख सकते हो 3 की पावर 1, कोई इशू नहीं है, इज इक्वल टू 3 की पावर एन बी। तो यहां से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया बेटा 1, कितना आ गया 1। एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपने निकाल ली है, दूसरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जैसी भी आएगी रेट ला एक्सप्रेशन में रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। सुनना, अब हमें निकालना है फॉर ए, लेकिन ए के लिए बेटा बी कहीं पर कांस्टेंट नहीं है। अब क्या करें, सुनना, ए के लिए मुझे निकालना है, बी को कांस्टेंट अगर होता तो रख देते, अब यहां पर नहीं है, तो आप क्या करिए किसी भी दो इक्वेशन को यूज कर लीजिए। मैंने क्या किया बेटा, फर्स्ट और सेकंड को क्या किया, यूज कर लिया। फर्स्ट और सेकंड के रिस्पेक्ट में मैं आप ए को कंसंट्रेशन निकालने जा रहा हूं, तो यहां पे देखिए बेटा आर इज इक्वल टू सी की पावर यानी कर दिया। रेट कितना हो जा रहा है, 5 8 द 40, 8 टाइम। यहां पर देखिए बेटा कंसंट्रेशन कितनी हो गई है, 2 टाइम, इज इक्वल टू यानी 8 को मैं लिख सकता हूं बेटा 2 की पावर 3, यहां से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया बेटा 3।
एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपने निकाली है 1, एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 निकाली है। रेट ला एक्सप्रेशन बनाना है। R इज इक्वल टू के, ए की पावर उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 है, रख दीजिए 3, और बी की पावर उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1। ये देखिए बेटा रेट ला एक्सप्रेशन बन गया। तो यहाँ पर रेट ला एक्सप्रेशन से बनाना बहुत आसान था। आइए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। देखिए पेशेंस से बनाए रखिए, सारे क्वेश्चन आप चुटकियों के अंदर सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। डबलिंग द फॉर ए रिएक्शन on doubling the concentrations on doubling the concentration of Cl2 rate get double rate get double rate get double but on doubling the concentrations of N2 rate get 4 time calculate order of reaction ये देखिए बेटा क्वेश्चन है। कभी कभी क्या करता है इस तरीके से बेटा आपको लिख कर दे देगा, यहां पर भी आप यूज करिएगा बेटा RCN रूल, हर जगह RCN रूल यूज करिए। आपको क्वेश्चन जो होगा बेटा बिलीव करिए आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद आंसर अगर 10 सेकंड के अंदर ना आए तो कहिएगा। अगर फॉर द रिएक्शन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन, मैं पहले क्लोरीन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लूं, देखिएगा सोल्यूशन। फॉर क्लोरीन मॉलिक्यूल फॉर Cl2 मॉलिक्यूल के लिए निकालना है, हम लोग जानते हैं R इज इक्वल टू C की पावर, जिसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है Cl2। कह रहा है जब आप कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हो यानी C की जगह रख दीजिए 2, तो रेट कितना हो जा रहा है बेटा, डबल हो जा रहा है। रेट कितना हो जा रहा है, डबल। 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1, कोई इशू नहीं है, इज इक्वल टू 2 की पावर NCl2। यहां से देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया 1, यहां से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन 1, इसके रिस्पेक्ट में निकाल लिया है। अब आइए रिस्पेक्ट में निकालते हैं नाइट्रोजन के कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन। सिंपली लगा दीजिए RCN रूल, R इज इक्वल टू C की पावर N2, ये आपको दिया गया है। आपसे कह रहा है रेट गेट 4 टाइम, रेट जो है बेटा ये 4 टाइम हो जा रही है, कंसंट्रेशंस ऑफ N2 जो है बेटा डबल करने पर, ये देखिए रेट कितना है बेटा 4 टाइम, 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर N2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बराबर कर दीजिए, ये आ जाएगा बेटा 2, N2 के रिस्पेक्ट में आ गया है बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 और क्लोरीन के रिस्पेक्ट में आ गया 1। यहां से रेट ला एक्सप्रेशन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बतानी थी, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा बेटा 1 + 2, ये हो जाएगा 3। अगर यहीं पर क्वेश्चन पूछता है बेटा रेट ला एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे बना सकते थे R इज इक्वल टू के, Cl दिया गया है Cl2 की पावर 1 N2 की पावर 2। तो इस तरीके से बेटा आप क्वेश्चन से कर सकते हो, कहीं पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। आइए मैं चलता हूँ एक स्टेप आगे।